हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग के इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीमेंस S7200 पीएलसी सीमेंस का जो सीमेटिक फैमिली पीएलसी आता है, इसका पहला है S7200 पीएलसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए देन बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको सीमेंस के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपको सीमेंस के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी इंस्ट्रक्शन है, एक एक इंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं सीमेटिक S7200 पीएलसी के बारे में। ये जो है सीमेटिक फैमिली, सीमेंस ने सीमेटिक फैमिली सीरीज का पीएलसी डेवलप किया, जो 1970s के आसपास में उन्होंने प्लान किया कि कुछ ऐसा सीमेटिक फैमिली सीरीज का पीएलसी बनाया जाए। और सबसे पहला डॉस कमांड बेस्ड पीएलसी इन्होंने वो लेके आए, जिसका ना S5 सीरीज का पीएलसी कहा जा रहा था। ठीक है, काफी लिमिटेशंस थे उसमें, बट यूज हो रहा था। बट 80s आते आते जो है 80, 82, 83 होते होते क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, डॉस कमांड में काफी दिक्कतें आ रही है, डॉस बेस्ड पीएलसी में काफी दिक्कत आ रही है। तो ये S7 फैमिली का पीएलसी लेके आए, और जो उसका पहला पीएलसी था वो S7200 था, ये माइक्रो पीएलसी था। उसके बाद वो S7300 सीरीज का पीएलसी लेके आए, रेल माउंटेड पीएलसी था। और S7400 जो था हमारा वो जो है लार्ज प्लांट के लिए था, ये रैक माउंटेड प्लेटफॉर्म पे था ये पीएलसी। तो अलग अलग S7200, 300 और 400 काफी सारे पीएलसी आते थे। बाद में एडवांस हुआ सीमेंस काफी, और आजकल जो है काफी मॉडर्न पीएलसी जा रहे हैं S7 1200 और 1500। ये काफी है। शुरुआत में जो है सीमेटिक फैमिली सीरीज के पीएलसी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते थे। ठीक है, जैसे माइक्रोबिन है, आपका सीमेटिक मैनेजर है। बट आज के डेट में क्या है कि जो है 200 उसके लिए तो हमारे पास जो है माइक्रोविन है, स्टेपसन माइक्रोविन। बट एडवांस जितने भी पीएलसी हैं 300, 400, 1200, 1500, उनके लिए जो है वो 1996 में वो एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया, टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, TIA। तो TIA जो है आज के डेट में यही यूज होता है इनकी प्रोग्रामिंग के लिए। आप बेसिक सिमेटिक फैमिली सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो इनको प्रोग्राम, S7 300, 400 को। बट आप चाहें तो TIA के थ्रू करना लोग बेहतर समझते हैं, टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। ठीक है। और ये जो S5 सीरीज के पीएलसी तो ये कॉम्पिटेबल नहीं थे विंडो बेस्ड सिस्टम में, दैट्स वाई इन्हें जो है वो हटा दिया गया। इनका यूज आज के डेट में हम लोग नहीं करते हैं। तो ये सारा जो है सिमेटिक फैमिली पीएलसी के बारे में रहा। अलग अलग काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, आज के डेट में जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो आपका स्टेप 7 जो है, या माइक्रोविन, या स्टेप 7 TIA पोर्टल। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल होते हैं इनके प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सिमेटिक फैमिली पीएलसी डेवलप हुई। इनिशियली जो है वो माइक्रो ऑटोमेशन था। माइक्रो ऑटोमेशन के अंदर वो पीएलसी आती है जो मिड रेंज प्लांट या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यूज होते थे, जैसे आपका लोगो पीएलसी या S7 200 पीएलसी। ये काफी स्मॉल होते थे साइज में, ये माइक्रो पीएलसी होते थे, कॉम्पैक्ट होते थे। इनको यूज करना आसान था, इनके प्रोग्रामिंग टूल्स और विजार्ड्स काफी आसान थे। और एक ही इनके जो सप्लायर थे, इनके जितने भी कंपोनेंट्स होते थे वो एक ही सप्लायर से इजीली अवेलेबल हो जाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट सिस्टम था, प्रोग्रामिंग टूल एंड विजार्ड्स काफी इजी थे, और माइक्रो ऑटोमेशन सेट था, ताकि सारे के सारे सॉल्यूशन एक सप्लायर से मिल सके। तो ये इनिशियल फेज में था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। आज भी सीमेंस की ये पीएलसी यूज होती है, लोगो और S7 200। बट जो है उसको डेवलप किया सीमेंस ने, और टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन TIA ले आए। ठीक है, इसमें जो है 300, 400 और न्यूअर वर्जन भी कुछ है जो TIA के थ्रू ऑपरेट होते हैं, S7 1200, 1500 और भी काफी सारे पीएलसीज हैं। तो इसमें क्या था कि अब जैसे इनमें आप कंट्रोल कर सकते थे, माइक्रो ऑटोमेशन में, टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन में आप डेटा की शेयरिंग कर सकते थे, आप मॉनिटर कर सकते थे प्रोग्राम को एक ही प्लेटफॉर्म से। आप जो है स्कैडा को, ड्राइव को, HMI को, सबको हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। तो शेयर डेटा मैनेजमेंट के लिए इसका काफी यूज होता है, कॉन्फ़िगरिंग एंड कम्युनिकेशंस के लिए, नेटवर्किंग काफी आसान हो गया इसके थ्रू। और ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिवाइस, तो बड़े प्लांट जितने भी हैं उसमें इनका यूज होता है। ठीक है, और इनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेज, FBD और अलग अलग लैंग्वेजेज होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, इनके थ्रू इनमें प्रोग्रामिंग होती है। तो ये दो तरीके के जो है सिमेटिक फैमिली पीएलसी है, एक माइक्रो ऑटोमेशन के लिए छोटे पीएलसी है S7 200 और लोगो, और बड़े पार्ट्स के लिए S7 300, 400 और भी काफी सारे पीएलसी हैं। तो अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीमेंस के कितने सारे पीएलसी जाते हैं, कितने सारे सीरीज अवेलेबल है।
तो अभी अभी हमने देखा S7-200 को, ठीक है। सबसे इनिशियल टाइम पे S5 ये डॉस बेस्ड पीएल थे, इसकी प्रोग्रामिंग डॉस सिस्टम से होती थी, जो आज के डेट में पॉसिबल नहीं था, इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद S7-400 है हमारा, S7-1200 है, S7-300 है, S7-1500 है, और S7-200 का नेटवर्किंग के लिए जो है एक एडवांस वर्जन आता है, दैट इज S7-200 स्मार्ट, ठीक है। और पीएलसी जो है एक सेफ्टी पीएलसी भी आती है सीमेंस में, जिसको S7 सेफ्टी पीएलसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो कंट्रोलर होते हैं। एक सेफ्टी कंट्रोलर होता है कि अगर कोई एरर आ रहा है प्रोसेस में, देन सेफ्टी कंट्रोलर वर्क करेगा, और अगर नॉर्मल वे में प्रोसेस मेरा रन कर रहा है, देन जो है वो नॉर्मल इसका जो कंट्रोलर है, जो सीपीयू है, वो वर्क करेगा। तो ये सारे अलग अलग पीएलसी हैं जो अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से S7-200 जो है उसके लिए हमारा स्टेप 7 माइक्रोविन प्रोग्रामिंग होता है, S7-200 स्मार्ट के लिए स्टेप 7 माइक्रोविन स्मार्ट यूज होता है, और बाकी लोगों के लिए इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है। और बाकियों को जो है हम आज के डेट में टीआईए, जो टीआईए पोर्टल होता है इसका सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू करते हैं। आप इनके इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, स्टेप 7 के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप सिमेटिक मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं, बट अब टीआईए के थ्रू करना लोग प्रीफर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे S7-200 के बारे में। अब S7-200 ऐसा नहीं है कि एकदम से S7-200 एक पीएलसी बना दिया गया और इसके सारे सीपीयू जो है सीपीयू होते हैं इनके अलग अलग वर्जन, तो सीपीयू बना दिया गया, बस काम खत्म नहीं। टाइम बाय टाइम इसे भी अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया। तो शुरुआत के दिनों में जो सीपीयू बनाए गए थे वो 212 सीपीयू नंबर 210 से लेके, सॉरी 210 से लेके 226 तक अवेलेबल थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग काफी सारे सीपीयूज को जो है यूज करना बंद कर दिया गया, और आज के डेट में 2004 में इम्प्रूव किया गया था S7-200 को। और उस समय जो बाकियों को हटा के आज के डेट में जो हम लोग यूज करते हैं, वो सीपीयू 221 से लेके सीपीयू 226 तक, ये सारे जो है सीपीयू यूज होते हैं। 221, 222, 224, 224 एक्सपी और 226, सीपीयू 221, सीपीयू 222, सीपीयू 224, सीपीयू 224 एक्सपी एंड सीपीयू 226। जो सीपीयू 221 है उसमें मैक्सिमम 10 इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं, सीपीयू 222 में 14 इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं, सीपीयू 224 में 24 इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं, सीपीयू 224 एक्सपी में 24 इनपुट आउटपुट पॉइंट्स हैं, और सीपीयू 226 में 40 इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं। ये इम्प्रूव्ड पीएलसी है। और ये जो है XP 224 XP जो है, ये न्यू पीएलसी है, 2004 में इसे न्यूली ऐड किया गया। अब हम लोग अगले सेक्शन पे देखते हैं कि अलग अलग सीपीयू जो है इनके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स की बात करें तो जो सीपीयू 221 और 222 है, इनमें कंपैरिजन करते हैं। इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट की बात करें तो 6 डिजिटल इनपुट पॉसिबल है इसमें, और 4 डिजिटल आउटपुट पॉसिबल है, टोटल 10 में। और सीपीयू 222 में 8 डिजिटल इनपुट जो इंटीग्रेटेड है इनके सीपीयू के साथ, एक्सटर्नली आप ऐड कर सकते हो, आगे देखते हैं हम। और 6 डीओ है, डिजिटल आउटपुट आपके पास 6 है इसमें। अब मैक्सिमम एक्सपेंशन मॉड्यूल जो है 221 एक्सपेंशन मॉड्यूल्स को सपोर्ट नहीं करता, बट 222 में 2 एक्सपेंशन मॉड्यूल आप अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट आउटपुट चैनल्स, डिजिटल इनपुट आउटपुट चैनल्स कितने हैं, टोटल 10 है मैक्सिमम, और इसमें आप एक्सपेंशन मॉड्यूल या इंटीग्रल जो इंटीग्रेटेड है इनपुट आउटपुट, टोटल 78 हो सकते हैं। एनालॉग पॉइंट इनपुट आउटपुट और मैक्सिमम, एनालॉग सीपीयू 221 में पॉसिबल नहीं है, बट जब आप 222 में जाते हो सीपीयू 222 में, तो 8 जो है वो आपके टोटल एनालॉग पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनपुट पॉइंट आउटपुट पॉइंट जो है वो 4 हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल 12 हो सकते हैं। मैक्सिमम जो आप यूज कर सकते हैं वो 10 एनालॉग इनपुट आउटपुट पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा मेमोरी की बात करें, प्रोग्राम मेमोरी की बात करें, तो 4 KB जो है 221 सीपीयू का प्रोग्राम मेमोरी है, और डेटा मेमोरी 2 KB है। 4 KB जो है आपका इसका सीपीयू 222 का जो है प्रोग्राम मेमोरी है, और इसका जो डेटा मेमोरी है वो 2 KB की है। अगर हम बुलियन एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें, रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, तो 0.37 माइक्रोसेकंड है, और सीपीयू 222 भी 0.37 माइक्रोसेकंड का है। अब रिले काउंटर टाइमर्स इसमें जो है वो 256 हो सकते हैं, सारे काउंटर्स हैं, रिलेज हैं, टाइमर्स हैं आपके, ये सारे के सारे 256 पॉसिबल है। हाई स्पीड काउंटर्स जो है वो 4 काउंटर 221 में पॉसिबल है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 30 मैक्सिमम 30 किलोहर्ट्ज हो सकती है। 222 सीपीयू में भी आपका 30 किलोहर्ट्ज के 4 अलग अलग हाई स्पीड काउंटर्स पॉसिबल है मैक्सिमम। रियल टाइम क्लॉक ऑप्शनल है, आप इंटीग्रेटेड नहीं होते इसमें। पल्स आउटपुट्स जो है वो 2 पल्सेटिंग आउटपुट्स पॉसिबल हैं इसमें। प्रोजेक्ट है आपका 20 किलो हर्ट्ज के 2,
इस सेम जो है वो सीपीयू 222 में है। कम्युनिकेशन इंटरफेस की बात करें तो इसमें RS-485 कम्युनिकेशन हो सकता है, इसमें भी RS एक ही पोर्ट है। एनालॉग पोटेंशियोमीटर्स की बात करें तो ये एक इनबिल्ट जो है वो एक एनालॉग पोटेंशियोमीटर है, जिसके थ्रू आप जो है वो सिग्नल्स ले सकते हैं, एनालॉग सिग्नल। अब हम बाकी के सीपीयू की बात करें तो सीपीयू 224, सीपीयू 224 एक्सपी और सीपीयू 226, ये जो है सीपीयू, हाँ इनकी बात करें तो इनकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आपके इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट की बात करो तो 14 DI 14 DO होता है। यहाँ भी सीपीयू 224 एक्सपी में भी 14 DI और 14 DO होता है, बट सीपीयू 226 में 24 DI और 16 DO अवेलेबल है। सेम इंटीग्रेटेड एनालॉग इनपुट आउटपुट की बात करें तो सीपीयू 224 में इंटीग्रेटेड एनालॉग नहीं होते, बट 224 एक्सपी है, इसकी खासियत है। इसमें दो एनालॉग इनपुट इंटीग्रेटेड होते हैं और एक एनालॉग आउटपुट इंटीग्रेटेड होता है, इनबिल्ट है। तो आपको कोई जरूरत होती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए 224 एक्सपी जो है वो बाद में इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें जो है 226 में ये अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम एक्सपेंशन मॉड्यूल की बात करें तो 7 एक्सपेंशन मॉड्यूल आप अटैच कर सकते हैं तीनों में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट आउटपुट चैनल की बात करें तो 168 जो है इसमें पॉसिबल है आपके 224 और 224 एक्सपी में, बट 226 226 जो है हमारा 226 सीपीयू जो है उसमें 248 मैक्सिमम इनपुट आउटपुट चैनल्स है पॉसिबल। एनालॉग इनपुट आउटपुट और मैक्सिमम पॉइंट्स की बात करें तो 28 इनपुट 14 आउटपुट, और टोटल जो है वो मैक्सिमम ऑफ 35 इनपुट आउटपुट साथ में यूज कर सकते हैं। सेम 30 15 और 38 है, आप देख सकते हो यहाँ। प्रोग्राम और डेटा मेमोरी की बात करें तो 8 KB और 12 KB जो है आपका ये है। इसमें जो है आपका 224 एक्सपी में 12 KB और 16 KB का है, और यहाँ 16 और 24 KB का है। ठीक है, बुलियन एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा मेमोरी की बात हो गई है आपकी। अब बुलियन एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो आपका जो है 0.22 माइक्रोसेकंड है, 0.22 माइक्रोसेकंड है इसका सेम एग्जीक्यूशन टाइम है। और रिले काउंटर टाइमर जिसमें 256 मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि ये बाइट बेस्ड पीएलसी है तो 2 टू द पावर है 256 होते हैं सारे। हाई स्पीड काउंटर 6 इसमें पॉसिबल है 30 kHz के, और 224 एक्सपी में जो है 4 30 kHz के हाई स्पीड काउंटर्स है अवेलेबल, और 200 kHz के दो अवेलेबल है। और जो है आपका 226 है इसमें 30 kHz के 6 हाई स्पीड काउंटर अवेलेबल है। रियल टाइम क्लॉक इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं तीनों में। पल्स आउटपुट की बात करें तो 20 kHz का जो है आपका सीपीयू 224 में अवेलेबल है पल्स आउटपुट दो, और 100 kHz का जो है दो इसमें अवेलेबल है सीपीयू 224 एक्सपी में, और 226 में भी दो अवेलेबल है 20 kHz के। इसके कम्युनिकेशन इंटरफेस की बात करें तो एक पोर्ट होता है RS-485 का, इसमें दो पोर्ट है RS-485 के। ठीक है, और इसमें भी आपका सीपीयू 226 में भी दो पोर्ट है, तो 224 एक्सपी और 226 में दो RS-485 के हैं। और एनालॉग पोटेंशियोमीटर इसमें इनबिल्ट जो है वो दो दो अवेलेबल होता है, मतलब दो इनपुट जो है एनालॉग आप ले सकते हैं। तो ये सारा डिटेल है अलग अलग सीपीयू के, अलग अलग फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू देम हम सीपीयू सेलेक्ट करते हैं कि मेरी जरूरत क्या है, कितने इनपुट आउटपुट चाहिए, क्या स्पीड चाहिए, कितने कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए, एनालॉग पोर्ट कितने चाहिए। तो सीपीयू जो आप पीएलसी जब सेलेक्ट करते हो कि S7200 का कौन सा सीपीयू मुझे सेलेक्ट करना है, तो इन फीचर्स को एक बार देखने की जरूरत होती है। अब बात करें कि जब भी आप पीएलसी लोगे, हार्डवेयर पीएलसी, तो आप उस पर देखोगे सीपीयू के साथ ये लिखा होता है कि मॉडल डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा होगा, जैसे सीपीयू 221 है तो दो टाइप के होते हैं। आपका जो आउटपुट जो है एक्चुअली बदल जाता है, और इनपुट। तो इनपुट में आप देखोगे यहाँ लिखा है डीसी या एसी, ठीक, प्रोसेसिंग। और ये आउटपुट है यार, डीसी और रिले। तो आउटपुट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, तो डीसी बेस्ड या रिले बेस्ड। यहाँ पे जो इनपुट है वो डीसी और एसी है। तो हम्म, तो आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि ये डीसी 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 का मतलब क्या है, कि ये डीसी इनपुट है, प्रोसेसिंग डीसी में हुई है, और आउटपुट जो है वो डीसी में हुआ, मतलब इनपुट स्कैन जो डीसी में हुआ, आउटपुट स्कैन डीसी में हुआ, और प्रोसेसिंग भी जो डीसी में हुई। यहाँ पे एसी का मतलब इनपुट जो है एसी आया, प्रोसेसिंग डीसी में हुआ, और रिले बेस्ड आउटपुट है, मतलब डीसी एसी दोनों में से कोई भी ले सकता है। ठीक है, सेम हियर 222 में भी डीसी 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 है, और एसी डीसी रिले, मतलब आउटपुट जो है वो टाइप बदल जाते हैं, बाकी तो जो है सिग्नल या तो एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है इनपुट। और आउटपुट जो है या तो आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड होगा, अगर डीसी होगा, सिर्फ डीसी होगा तो ट्रांजिस्टर बेस्ड होगा, और रिले बेस्ड होगा तो एसी और डीसी दोनों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, देख सकते हैं इसमें।
अब बात करें, अगर ओवरऑल बात करें कि क्या है 7200 पीएलसी का, तो ये कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूजफुल है। और आज के डेट में जो सीपीयू अवेलेबल है वो सीपीयू 221 टू 226 अवेलेबल है। और डिजिटल इनपुट आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम 256 इनपुट आउटपुट हो सकते हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम 38 चैनल पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें स्टेप 7 माइक्रोबिन इस्तेमाल होता है। स्टेप का जो है फुल फॉर्म आपको बताया था। कम्युनिकेशन ड्राइवर जो है इसमें पीपीआई होता है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस जो प्रोटोकॉल है वो पीपीआई यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। तो और अलग अलग पीएलसी आते हैं, किसी में आपका एक कम्युनिकेशन है, किसी में दो अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन ड्राइवर कौन कौन सा है, मैक्सिमम इनपुट आउटपुट कैपेसिटी क्या होती है, सीपीयू कौन कौन से अवेलेबल है, और आप स्पेसिफिक जिस सीपीयू पे काम करेंगे उसके बारे में जानकारी रखेंगे ही। तो स्टेप जो है इसका मतलब क्या है, सीमेंस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो स्टेप 7 माइक्रोबिन, या सिंपली आप माइक्रोबिन भी कहते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं कि इसका हार्डवेयर जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है। जब आप सीमेंस का हार्डवेयर लोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसमें जो है ये आपको ड्रिल रेल पे अगर आपको माउंट करना है तो ये आपको जरूरत होगी इसकी। ये स्क्रू से अगर आपको माउंटिंग होल्स फॉर पैनल इंस्टॉलेशन, अगर पैनल पे आपको जो स्क्रू से इसे फिट करना है, स्क्रू से इंस्टॉल करना है, तो आप इसको इस होल के थ्रू जो है लगा सकते हैं। ये स्नैप ऑन पर फॉर ड्रिल माउंटिंग के लिए है। और ये जो 24 वोल्ट सेंसर्स सेंसर्स जो हम कनेक्ट करते हैं, तो सेंसर्स के लिए आउटपुट है 24 वोल्ट सिग्नल, अगर चाहिए तो आप इसके थ्रू दे सकते हो। इनपुट पार्ट में ये मौजूद होता है, यहाँ इनपुट इंडिकेटर है, ये आउटपुट इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये रिमूवेबल टर्मिनल ब्लॉक्स इसमें होते हैं। टी 224 XP में या 226 में ये अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सीपीयू स्टेटस। ये एलईडी होते हैं तीन आपके, जो है डायग्नोस्टिक स्टेटस बताते हैं, रन बताते हैं, टर्मिनेट भी रहा। ठीक है, जो स्टॉप होता है तो बताते हैं। ये कार्टेज स्लॉट है, यहाँ पे हम जो है मेमोरी स्लॉट या क्लॉक पल्स के लिए एडिशनल ऐड करते हैं हम लोग। ये इनपुट आउटपुट स्टेटस एलईडी है, ये जो है हमारे जो ये इनपुट आउटपुट को शो करती है, आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए है। और यहाँ जो है इंटरनल पावर सप्लाई, सुपर कैपेसिटी, क्लॉक पल्स वगैरह के लिए इसमें हम ऐड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो एडिशनल मॉड्यूल भी ऐड करते हैं वो यहीं से ऐड करते हैं हम लोग। तो ये सारा है हमारा। ठीक है, डिटेल एक दूसरा भी आजकल एडवांस आया 2024 में। बाकी चीजें तो इसमें सेम है, बट कम्युनिकेशन मॉड्यूल दो हो गया है इसमें। और ये तो तीसरा जो है यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, एनालॉग टर्मिनल, ये इनबिल्ट होता है इसमें। तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं जब आपको जरूरत होगी तो ये जो है यहाँ पे आपको अटैच होता है। बाकी सब इनपुट आउटपुट स्टेटस है, ये पावर सप्लाई के लिए है। माउंटिंग होल फॉर पैनल इंस्टॉलेशन है, ये आपका डिनरेल के लिए है, बाकी सेम होते हैं। सिर्फ इसमें जो है सिर्फ इसमें जो है आपको एडिशनल जो ब्लॉक है या एनालॉग मॉड्यूल है वो अटैच होता है, इनबिल्ट होता है। दो एनालॉग इनपुट और एक आउटपुट। तो ये है आपके अलग अलग स्टेटस होते हैं। इसको ये यहाँ से शो करेगा कि प्रोग्राम का स्टेटस क्या है। आप स्टॉप मोड में डाउनलोड करते हैं, रन मोड में रन होता है, कोई डायग्नोस्टिक आया तो वो दिखाई देता है, एसएफ मोड है। तो ये सारी चीज। अब हम लोग बात करें कि ये वाला पोर्ट ये दिखता है आपको, जब आपको देखा होगा तो यहाँ आपको लिखा है, आप देख सकते हैं क्या है, कार्टेज स्लॉट। कार्टेज में दिक्कत ये है कि एक ही कार्टेज होता है और ऑप्शंस है मेरे पास, जैसे जो 221 और 222 सीपीयू है, 221 और 222 सीपीयू। इसमें क्या होता है कि रियल टाइम क्लॉक जो है, हाँ ठीक है, ये रियल टाइम क्लॉक और कैलेंडर के लिए हम लगा सकते हैं। क्लॉक और बैटरी मॉड्यूल है, ये कॉमन होता है, क्लॉक और बैटरी मॉड्यूल दोनों होता है इसमें। तो रियल टाइम क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए 221 और 22 में आता है मॉड्यूल, वो इसमें आप अटैच कर सकते हैं। और 200 दिन का बैकअप होता है। ठीक है, ये सेव करके रखेगा सारा स्टेटस। दूसरा है बैटरी मॉड्यूल, आप एडिशनल बैटरी भी इस कार्टेज के थ्रू अटैच कर सकते हैं, इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें भी 200 दिनों का बैकअप होता है। और तीसरा है मेमोरी मॉड्यूल, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं मेमोरी को तो आप इसमें मेमोरी मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। ये मेमोरी मॉड्यूल ऐसा दिखता है, लेकिन ऑप्शन क्या है कि या तो आप बैटरी मॉड्यूल अटैच करेंगे या मेमोरी मॉड्यूल अटैच करेंगे। इस मेमोरी मॉड्यूल में डेटा लॉगिन फाइल्स है, रेसिपी फाइल्स है और जनरल फाइल्स सारे स्टोर रहते हैं।
ठीक है, तो ये इस तरीके का, ये यहाँ पे आप लगाते हैं, इस तरीके से ये अटैच हो जाता है। तो ये अलग अलग मॉड्यूल है, ये क्लॉक मॉड्यूल है, ये बैटरी मॉड्यूल है, और ये मेमोरी मॉड्यूल है। जो क्लॉक मॉड्यूल है वो बाकियों में जरूरत नहीं होती, बस 221 सीपीयू और 222 सीपीयू, और 222 और 221 सीपीयू में क्लॉक नहीं होते, तो उसके लिए आपको ये कार्टेज लगाना हो। तो ये था कार्टेज का डिटेल। अब हम लोग बात करें कि इसमें ना एक डायग्नोस्टिक मॉड्यूल होता है, जो है स्टेटस होता है। आप देखेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पीएलसी है, यहाँ पे क्या है आपका सीपीयू स्टेटस एलईडी। तो स्टेटस एलईडी को जब आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे SF/डायग्नोस्टिक करके। ठीक है, तो ये एलईडी कब ऑन होगा? जब आपका कोई फॉल्ट फाइंड हो, कोई एरर आएगा। ठीक है, और आप इसके लिए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आपका प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भी हाई हो जाएगा। कब हाई होगा? जब कोई फॉल्ट आएगा। तो तीन तरीके के यहाँ स्टेटस है, स्टॉप, रन और डायग्नोस्टिक, या SF। ठीक है, तो ये जो है आपका कोई भी डायग्नोस्टिक आपको करना है, कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो ये हाई होगा आपको। ठीक है, तो कॉम्बाइंड विद सिस्टम फॉल्ट एलईडी, जो कोई सिस्टम फॉल्ट भी आता है तो ये आपका जो अलग अलग कंडीशन है, इसमें रेड और येलो कलर से जो है ये हाई, ये दिखाई देते हैं, येलो कलर और रेड कलर। ठीक है, और ये डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन तब भी ऑन हो जाता है जब हम किसी वैल्यू को फोर्स ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये है सारा डायग्नोस्टिक एरर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन मॉड्यूल कैसे अटैच करते हैं। ये रिबन केबल है, रिबन केबल। और जब सीपीयू में देखोगे, हर सारे के सारे एक्सपेंशन मॉड्यूल में भी ये पार्ट होता है, ये पिन है। ठीक है, कनेक्शन स्लॉट है, ये रिबन केबल आप इसमें लाके सीधा सीधा अटैच कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो है आपका जो मॉड्यूल है, एक्सपेंशन मॉड्यूल, ये इससे कनेक्ट हो सके। ठीक है, 222 सीपीयू, जो 222 सीपीयू है हमारा, उसमें दो इथरनेट मॉड्यूल पॉसिबल है अटैच करना। और जो 224 और 226 सीपीयू है, उसमें 7 जो है एक्सपेंशन मॉड्यूल पॉसिबल है। ये एक्सपेंशन मॉड्यूल है EM। ठीक है, तो अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। इनको आप रिमूव कर सकते हैं, इनको आप अटैच कर सकते हो। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है। ठीक है, और रिबन केबल के थ्रू ये अटैच होते हैं। अलग अलग अवेलेबल है। दो जो है हमारे पास डिजिटल जो है, मतलब DIDO के लिए मॉड्यूल अवेलेबल है। जो एक मॉड्यूल है उसमें एक 8 इनपुट DC है, 8 इनपुट AC है। ठीक है, अगर आपको DC इनपुट और AC आउटपुट चाहिए देन आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सपोर्टेबल होते हैं अलग अलग सीपीयू के अकॉर्डिंग। 16 इनपुट DC वाला जो है आपका अवेलेबल है, 4 के कॉम्बिनेशन में है। तो ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एनालॉग मॉड्यूल की बात करें तो 4 इनपुट मॉड्यूल का आता है, 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट का आता है, और 2 आउटपुट का आता है। तो ये अलग अलग अवेलेबिलिटी है। जो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अलग से मॉड्यूल आता है, इसे अटैच कर सकते हैं। 4 थर्मोकपल के लिए और 2 RTD के लिए बेस्ड होता है। तो ये इनपुट के लिए रहता है, आप इसको अटैच कर सकते हैं। अब पोजीशन मॉड्यूल भी अवेलेबल है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी अटैच कर सकते हैं आप सीपीयू के साथ। इसमें मॉडर्न प्रोफिबस DP ASAI मॉड्यूल है, IT कम्युनिकेशन के लिए है। इनके बारे में हम आगे एक्सपेंशन मॉड्यूल किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, इन्हें भी आप अटैच कर सकते हो। तो हमारे पास DIDO है, AIAO है, ये मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। टेम्परेचर मॉड्यूल होता है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पोजिशन मॉड्यूल वगैरह, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर वगैरह के जो होते हैं, इनके लिए हमारे पोजिशन मॉड्यूल होते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम जो है टेलीफोन के साथ, इवन आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, डिफरेंट पीएलसी को आपस में नेटवर्क करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स भी होते हैं, जिनके थ्रू आप सीमेंस में डिफरेंट सीपीयूज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा पोजीशन मॉड्यूल। ठीक है, क्या है हमारा पोजीशन मॉड्यूल की बात करें हम लोग एक्सपेंशन मॉड्यूल में। ये पोजीशन मॉड्यूल क्या होता है, जैसे स्टेपर मोटर है हमारा या सर्वो मोटर है, तो इनके थ्रू ना ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग देखी जाती है। ठीक है, और जो हाई स्पीड कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल कर सकता है। आपका जो पोजीशनिंग मॉड्यूल है वो 12 to 2 lakhs पल्स पर सेकेंड। ठीक है, पोजीशनिंग को कंट्रोल करता है। इसकी प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको मोशन कंट्रोल विजार्ड में जाना होता है। तो ये पोजीशन कंट्रोल के काम आता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन के काम होता है। जर्क वगैरह जो है इसको सपोर्ट करता है।
ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन और डिसेलेरेशन को सपोर्ट करता है। रिलेटिव और मैनुअल मेथड जो है जितने भी है पोजीशन कंट्रोल को, इनको ये सपोर्ट करता है। और इसके पास स्पेसिफिक विजार्ड होता है पोजीशन कंट्रोल के लिए, और इस तरीके का इसका अलग से मॉड्यूल आता है कि अगर आपको कहीं मोशन कंट्रोल से रिलेटेड, पोजीशन कंट्रोल से रिलेटेड काम है तो आप इस मॉड्यूल का यूज करेंगे ही करेंगे। अगर आपको सीमेंस आप यूज कर रहे हैं तो पोजीशन कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू ही आप सर्वो मोटर या आपका स्टेपर मोटर है उनके थ्रू आप पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस तरीके से हमारा ये अलग अलग है मॉड्यूल, किस तरीके से कम्युनिकेशन मॉड्यूल है इसका, अलग अलग एक्सपेंशन मॉड्यूल किस तरीके से अटैच करते हैं वो आप देखेंगे। ये हमारा पीपीआई एमपीआई नेटवर्क है, ये कम्युनिकेशन के लिए है। एएससीआई प्रोटोकॉल है, ये फ्री पोर्ट होता है, कम्युनिकेशन की अगर जरूरत हो तो हम कर सकते हैं इसके थ्रू। ये आपका जो है एएस इंटरफेस फील्ड बस है, ये प्रोफिबस नेटवर्क के लिए है, ये फोन नेटवर्क के लिए इसमें मॉड्यूल। ठीक है, जो हमारा एएस इंटरफेस फील्ड बस के लिए उसका नाम है आपका CP243। ठीक है, आपके दो मॉड्यूल्स पॉसिबल होते हैं। ईएम में आपका प्रोफिबस नेटवर्क है EM227। ठीक है, एक्सटेंशन मॉड्यूल जो है आपका जो है फोन नेटवर्क के लिए EM241। इथरनेट नेटवर्क के लिए जो है दो मॉड्यूल होते हैं, CP2431 और CP2431 IT। ठीक है, तो ये आईटी वाला जो मॉड्यूल है इसके थ्रू आप पीएलसी को ईमेल के थ्रू, HTML FTP के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो है आपका, इसको में आप फोन नेटवर्क के थ्रू आप EM241 को कनेक्ट कर सकते हो। और इसके थ्रू 243.1 के थ्रू जो है आप चाहें तो ढेर सारे अलग अलग सीपीयूज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग है हमारा मॉड्यूल EM241। ठीक है, क्या है EM241, ये क्या करता है कि टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, टेलीफोन लाइन को आपके पीएलसी से कनेक्ट कर सकता है, सिक्योरिटी है, पासवर्ड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग मॉड्यूल भी होता है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये अलग से जो है आपका मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके थ्रू आप प्रोग्राम कर सकते हो इसको। ठीक है, मॉडबस RTU प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और टेक्स्ट वगैरह भी ये ले सकता है, इसके थ्रू आप मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हो, CPU टू CPU और CPU टू मॉडबस डेटा ट्रांसफर इसमें होता है। तो ये हमारा EM241 है। देन आफ्टर जो है हम प्रोफिबस डीपी स्लेव मॉड्यूल करते हैं, नेटवर्किंग के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसमें जो है 9.6 kbps जो है टू 12 mbps डेटा ट्रांसफर रेट हो सकता है ऑटो, ये खुद से कॉन्फ़िगर करता है। पीपीआई एमपीआई और प्रोफिबस डीपी प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है। ये जो मॉड्यूल है नॉर्मली हम प्रोफिबस यूज करते हैं, लेकिन अगर क्या है कि नॉर्मली जो कम्युनिकेशन हम पीपीआई के थ्रू करते हैं तो आप पीपीआई के थ्रू नेटवर्किंग भी इसके कर सकते हो। इसमें 4 LED स्टेटस इंडिकेटर हैं। ठीक है, और स्टेशन एड्रेस जो है वो रोटेटरी स्विच के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें आप 19 डिवाइसेज की नेटवर्किंग कर सकते हो, और लेंथ जो है वो 1200 मीटर सेगमेंट के लेंथ में कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर जो है 3.75 किलोबिट पर सेकेंड का रहता है। तो ये प्रोफिबस नेटवर्किंग के लिए हम यूज करते हैं। देन है आपका एक्चुएटर सेंसर इंटरफेस मॉड्यूल CP2432। ठीक है, ये दो पुश बटन्स जो हैं इसमें होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ ये जो मॉड्यूल है इसमें दो अलग अलग पुश बटन्स हैं। ये जो है एक्चुएटर सेंसर्स के साथ अटैच करने के लिए होता है कि अगर एक्चुएटर यूज कर रहे हो, सेंसर्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। एलईडी जो होते हैं इसमें वो दिखाते रहते हैं कि स्लेव का स्टेटस क्या है। पीएलसी इसमें मास्टर होता है और जो इनपुट फील्ड इनपुट है वो स्लेव होता है हमारा। ठीक है, 62 जो है एक्चुएटर सेंसर इंटरफेस स्लेव स्कैन, इस पे कनेक्टेड कर सकते हैं आप, 62 एक्चुएटर्स कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। साइकिल लेंथ 3 मिली सेकेंड का होता है, केबल लेंथ जो 100 मिली सेकेंड है। दो अलग अलग ऑपरेशन मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन को कर सकते हैं और एक्सटेंडेड ऑपरेशन को करने के लिए है, और इस तरीके का प्रोग्रामिंग विजार्ड होता है। देन हम लोगों के पास इथरनेट मॉड्यूल है, दो इथरनेट मॉड्यूल होते हैं, CP2431 और CP2432। और ये इथरनेट जो है इसको हम अलग अलग एक्सटेंशन मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप आईपी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए अलग से आपके पास जो है इथरनेट विजार्ड अवेलेबल होता है। ठीक है, RJ45 जैक है, जो उसके थ्रू आप अलग अलग पीएलसीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लिखा है साइमल्टेनियसली कनेक्टेड विद अप टू 8 S7 कंट्रोलर, 8 अलग अलग S7 कंट्रोलर्स को आपस में नेटवर्क कर सकते हैं इसके थ्रू आप।
ठीक है। पीसी एक्सेस सॉफ्टवेयर भी होता है, तो इसमें आप रिमोट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है। सिंपल जो है इसमें नेटवर्किंग पॉसिबल होती है इथरनेट के थ्रू, तो अलग से आप इथरनेट मॉड्यूल इसमें अटैच कर सकते हो। 243 जो है ये दूसरा नेटवर्किंग जो है, इसमें हम केबल के थ्रू, सिंपल जैक अवेलेबल होता है, इसके थ्रू कर सकते हैं। सेम इथरनेट विजार्ड इसमें होता है। इसमें 8 कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर के थ्रू इसमें प्रोग्रामिंग होती है। तो ये दूसरा इथरनेट मॉड्यूल है। इस तरीके से आप इथरनेट केबल सिंपल लैन केबल की तरह आप इसमें अटैच करते हैं और फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। आईटी कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, अगर आपको मेल करना है, अगर आपको जो है कनेक्ट करना है अपने सिस्टम्स के साथ, अगर आपको वेबसाइट के साथ अटैच करना है अपने पीएलसी को, तो वो काम करने के लिए सीमेंस में एक अलग S7200 में एक अलग मॉड्यूल होता है, वो है 243.1 IT। ठीक है। अगला, अब ये सब तो मॉड्यूल्स की बात हो गई। अब सीमेंस जो है उसमें अपना एचएमआई यूनिट भी सपोर्ट करता है। तो शुरुआत के दिनों में जो एचएमआई थे वो आपके जो है वो टेक्स्ट बेस्ड थे, जो है सिंपल इनिशियल टाइम पे TD200 करके टेक्स्ट बेस्ड डिस्प्ले आता था, फिर उसको अपडेट किया टू TD200C आया, फिर उसी को थोड़ा और अपडेट किया TP070, TP170, ऐसे करके माइक्रो छोटे छोटे एचएमआई आए जिन पे आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते थे। टेक्स्ट बेस्ड था। बाद में कीबोर्ड बेस्ड कुछ आए, ये भी टेक्स्ट बेस्ड पैनल्स ही थे, बट कीबोर्ड के थ्रू इन्हें ऑपरेट करते थे, कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी कीबोर्ड के थ्रू डिजाइन करते थे। और आज के डेट में हमारे पास जो HMI जो अवेलेबल है वो पीसी बेस्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेस है इन्हें। ठीक है। तो ये सारा है हमारा, अलग अलग HMI को ये सपोर्ट करता है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग की बात करें, हार्डवेयर की बात हमने कर ली है। अब जो प्रोग्रामिंग है, इसके लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और साथ ही साथ केबल की। जो केबल यूज होता है वो पीपीआई केबल है, यूएसबी पीपीआई। ठीक है। उसमें सिस्टम के साइड से यूएसबी पोर्ट होता है, और दूसरे साइड से जो पीएलसी में लगाने के लिए ये आता है, इसीलिए इसको हम यूएसबी पीपीआई केबल कहते हैं, या कभी कभी पीसी पीपीआई केबल भी कहते हैं। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो स्टेप 7 माइक्रोविन और 32 है। इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, ये वर्जन 4.0 का है इमेज, बट दूसरा वर्जन भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। प्रोग्रामिंग सेम होती है। और आसान क्या है इसमें कि ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, काफी आसानी से आप सीख सकते हो और यूज कर सकते हो। प्रोग्रामिंग टूल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी इजिली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। एरर्स वगैरह जो है क्विकली फिक्स हो जाता है, एरर चेक भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। पीएलसी में जो चेंजेस है इनको भी हैंडल कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन आसानी से हो जाता है, और विजार्ड्स जो है वो सिंपलीफाई प्रोग्रामिंग टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो ये सारे इसमें फीचर हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर इजी कमिश्निंग, कमिश्निंग भी जो है इसके थ्रू आसानी से हो जाती है, तो ये काफी आसान है। ठीक है। तो ये आपका अलग अलग जो है कि ये केबल है और ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग कर कैसे सकते हैं। तो 3 अलग अलग प्रोग्रामिंग है इसमें, अलग अलग काम के लिए अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, कि एडिटर्स को कि आप क्या करना चाहे। आप लैडर में प्रोग्राम कर सकते हो इस तरीके से, आप एफबीडी में कर सकते हो इसमें, और आप एसटीएल, ठीक है, इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो। स्ट्रक्चर टेक्स्ट में जो है आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू, अलग अलग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो एसटीएल के थ्रू किया, आपको जो है सिंबल्स में प्रोग्राम करना है तो लैडर और एफबीडी का यूज किया, और एरर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई करता है। तो ये ऑप्शंस है आपके पास। नॉर्मली लोग लैडर प्रीफर करते हैं, बट अगर आपको यूज करना है तो आप एफबीडी और एसटीएल भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, एडिटिंग और क्रिएशन पर्पज के लिए। तो इसमें अलग अलग विजार्ड्स भी अलग अलग काम के लिए, जैसे हमने पहले देखा था, इथरनेट मॉड्यूल के लिए इथरनेट विजार्ड है, डेटा लॉगिन के लिए डेटा लॉग विजार्ड है, रेसिपी के लिए रेसिपी विजार्ड है। तो सारे काम, जैसे पीआईडी विजार्ड है, आपका पोजीशन कंट्रोल है, इंटरनेट मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के लिए। एचएमआई के लिए TD200 विजार्ड है, आपका जो है मॉडम के लिए अलग अलग विजार्ड है, पोजीशन कंट्रोल के लिए विजार्ड है, एएसआई विजार्ड है, इंस्ट्रक्शन भी, तो सारे विजार्ड्स हैं अलग अलग। हाई स्पीड काउंटर अगर यूज करना है तो आपको इसके इंस्ट्रक्शन विजार्ड के थ्रू यूज करना पड़ेगा। तो हर वर्क के लिए यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग विजार्ड है जिसका यूज करके हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसका यूज काफी सारी जगहों पे होता है, करीब जो है 1 मिलियन एप्लीकेशन है। ठीक है। 1 मिलियन एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अलग अलग सेक्शंस में है, जैसे कन्वेयर सिस्टम में इसका यूज हो सकता है, पंप कंट्रोल में होता है, वुड मेकिंग है, फिलिंग प्लांट है, वैक्यूम सक्शन सिस्टम्स है, एलिवेटर्स हैं,
और भी काफी सारे जितने भी मिड रेंज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहां पे आप इसका S7200 PLC का यूज देख सकते हैं। तो काफी वाइड रेंज है इसके एप्लीकेशन के। अब इसकी वायरिंग की बात करूं तो वायरिंग नॉर्मल है, आपके पास कौन सा सेंसर है इस पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं एक सिंपल जो है वायरिंग की बात करूं कि मेरे पास अगर जो सेंसर है वो PNP सेंसर है, तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ दो ऑप्शंस होंगे, बस हमें ध्यान देना है, M और N, सॉरी L और M। जो L है वो पॉजिटिव के लिए लिखा है और M जो है वो नेगेटिव सिग्नल के लिए। तो जहां कहीं भी M दिखाई दे आप उसे नेगेटिव सिग्नल। अब देखेंगे ये 0 वोल्ट जो आ रहा है माइनस सारे M के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो है ये आपका आउटपुट फॉर सेंसर, वो आपको दिखाया था अभी हार्डवेयर में। तो इस तरीके से इसको वायरिंग की जाती है। जो इनपुट है उसको 24 वोल्ट DC सिग्नल मिल जाता है। तो ये सारा वायरिंग है आपका। यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी इनपुट होगा, सेंसर हो या आपके पुश बटन्स हो या स्विचेज हो, कुछ भी हैं। तो ये आपके पॉजिटिव सिग्नल ले रहे हैं और इनपुट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारा कनेक्शन है आपका। जितने भी M वाले हैं वो सब शॉर्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे जो M वाले हैं उनको नेगेटिव सिग्नल दिया हुआ है और L वाला है उसको पॉजिटिव सिग्नल मिला है, ठीक है। तो ये हमारा इसका वायरिंग है, सिंपल है। जहाँ M दिखाई दे वहाँ नेगेटिव सिग्नल देना है और उसके अलावा बाकी सबको पॉजिटिव सिग्नल देना है। इनपुट की जो वायरिंग होगी वो बिल्कुल आउटपुट की वायरिंग के अपोजिट होती है, मतलब आउटपुट और इनपुट की वायरिंग अपोजिट होगी एक दूसरे के। अब एड्रेसिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास DI है, DO है, AI है, AO है। तो इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग की बात करते हैं तो डिजिटल इनपुट आउटपुट की जो है एड्रेसिंग इस तरीके से होती है। ये बाइट बेस्ड PLC है, तो I0.0, I0.1, I0.2, इस तरीके से I15.7, I0.7 तक होता है। 7 के बाद आपका जो है ये बाइट नंबर चेंज हो जाता है। फिर I1.0, I2, इस तरीके से I15 तक हुआ। सेम विद आउटपुट Q जो है ये हमारा फाइल नेम है इसके लिए। Q0.0, Q0.1, Q0.2 से लेके Q0.7 तक। 7 के बाद जो ये हमारा बाइट नंबर ये चेंज हो जाता है और इस तरीके से Q15.7 तक आप इसमें ले सकते हैं। एनालॉग इनपुट की जो एड्रेसिंग है वो है AIW0 से लेके AIW30 तक, ठीक है। फर्स्ट के लिए आपका AIW0 है, सेकंड के लिए AIW2 है। ऐसे अल्टरनेट होता है, कहोगे क्यों। तो जो वर्ड फाइल्स होते हैं वो एक्चुअली सॉरी जो एनालॉग फाइल्स होते हैं वो वर्ड बेस्ड होते हैं, बट जो हमारा PLC है ये बाइट को सपोर्ट करता है। तो 2 बाइट एक वर्ड के बराबर होते हैं। तो जब हम वर्ड की एड्रेसिंग लेंगे ना, एनालॉग एड्रेसिंग लेंगे, तो अल्टरनेट एड्रेसिंग लेना प्रीफर करेंगे, ठीक है। अगर 0 से शुरू करते हो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे, और अगर 1 से शुरू करोगे तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके। एनालॉग आउटपुट में भी सेम है, AQW0, AQW2, AQW4, AQW6, इस तरीके से AQW30 तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। और रिले बेस्ड जो होता है बिट मेमोरी के लिए जो है मेमोरी बिट, या हम लोग एलन ब्रैडली में जो है इसे बाइनरी बिट कहते हैं। इसकी एड्रेसिंग M0.0, M0.1 से लेकर M0.7 तक। देन आफ्टर M1.0 से लेकर M1.7 तक, इस तरीके से M31.7 तक आप यूज कर सकते हो। लोकल मेमोरी जो है वो हमारा है LB0 से लेके LB63 तक आप यूज कर सकते हैं। ये वोलेटाइल होता है। और वेरिएबल मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आप यूज कर सकते हैं VB0 से लेके VB2047। कुछ स्पेशल मेमोरीज भी है SM0.0 से लेके SM299.7। तो सबके बारे में हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरीके से इसका यूज हुआ है। इसमें अलग अलग काउंट टाइमर्स हैं और टाइमर का टाइम बेस जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम ऑन ऑफ टाइमर की बात करें तो 1 मिली सेकेंड टाइम बेस के लिए हमारे पास T32 और T97 है। 10 मिली सेकेंड टाइम बेस के लिए T33 से लेकर T36 तक और T97 से लेकर T100 तक है। और अगर 100 मिली सेकेंड टाइम बेस है तो T37 से लेकर T63 तक और T101 से लेकर T255 तक। अब सवाल आता है कि सर अगर मुझे सेकंड में काम करना है और मैंने 100 मिली सेकेंड टाइम बेस लिया तो क्या करूंगा। तो मैं उस सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000, आप जानते हैं कि 1 सेकंड जो है 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। तो 1000 को आप डिवाइड करो इस टाइम बेस से और जो भी रिजल्टेंट आए उससे आप रियल वैल्यू में, अगर आप सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर। रिटेंटिव की बात करें तो 1 मिली सेकेंड टाइम बेस में आपको T0 और T64 दो अलग अलग टाइमर्स हैं। और 10 मिली सेकेंड में आपको T1 से लेकर T4 तक
और T65 से T68 तक है। 100 मिली सेकेंड टाइम बेस में T5 टू T31 एंड T69 टू T95। तो ये बेस है। आप इसके अलावा कोई टाइमर नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई टाइमर यूज करेंगे तो काफी दिक्कतें आएंगी। तो ये सारा रेंज है आपका रिटेंटिव और ऑन ऑफ टाइमर का। काउंटर्स की बात करूं तो काउंटर्स जो है C0 से लेके C255 तक होता है, 256 टोटल है अवेलेबल। हाई स्पीड काउंटर HC0 से लेके HC25 तक है। और सिक्वेंशियल कंट्रोल रिले S0.0 से लेके S31.7 तक है। पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिशन, पॉजिटिव एज नेगेटिव एज की बात करें तो 256 है। जंप लेवल 0 से 255 है। कॉल सब रूटीन की बात करें तो 64 है, 0 to 63 टोटल। तो ये अलग अलग है इसके इंस्ट्रक्शन। अब कैसे हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करें सिस्टम बिट की। कुछ सिस्टम बिट्स होते हैं जिनके अलग अलग वर्क होते हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो। सबके अपने अपने वर्क हैं अलग अलग। तो काफी सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि जैसे SM0.0 है तो ये ऑलवेज ऑन होगा। इसकी क्या जरूरत है, ऑलवेज ऑन तो हमेशा होता है, मैं डायरेक्टली आउटपुट अटैच कर लूँ। मैंने कहा नहीं, जब हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी होती है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स मुझे कम करने होते हैं, तो मैं इसका यूज करता हूँ कि एक डायरेक्टली, क्योंकि सीमेंस में एक दिक्कत है, अगर आप इनपुट यूज नहीं करोगे तो आप आउटपुट नहीं लगा सकते। आप डायरेक्टली अगर सॉर्ट करना चाहो प्रोग्राम को, सॉर्ट नहीं कर सकते। तो आप उस जगह पे इनपुट में आप SM0.0 यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप उसके साथ काफी सारे पैरेलल्स यूज कर सकते हो, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है प्रोग्राम में कम लगेंगे और आपका प्रोग्राम बेहतर होगा, सॉर्ट होगा। और दूसरा जो है कि ये एक स्कैन साइकिल में हाई होता है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्कैन साइकिल के लिए ये हाई होगा, अदरवाइज फिर लो रहेगा सिर्फ एक स्कैन साइकिल के लिए। SM0.2 जो है वो आपके वन स्कैन साइकिल में जो है वो हाई होता है और रिटेन करता है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये आप देख सकते हैं। SM0.3 जो है वो जब रन मोड में होता है आपका PLC पावर ऑन कंडीशन में, देन हाई होता है, अदरवाइज लो होता है। SM0.4 जो है वो आपके 60 सेकंड का है, 30 सेकंड ऑन, 30 सेकंड ऑफ इसका साइकिल होता है। टोटल साइकिल जो है 60 सेकंड का है। 1 मिनट का क्लॉक पल्स है, 30 ऑन 30 ऑफ, 30 ऑन 30 ऑफ। सेम इस टाइप। तो अगर आपको इसकी जरूरत है कि 30 सेकंड के पल्स चाहिए तो आप SM0.4 का यूज कर सकते हो। SM0.5 जो है वो 1 सेकंड का पल्स है, 0.5 सेकंड हाई, 0.5 सेकंड लो, इस तरीके से हाई लो होता है। और SM0.6 जो है वो क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस विल इज स्कैन साइकिल क्लॉक विच इज ऑन फॉर वन स्कैन साइकिल। एक स्कैन साइकिल में ऑन, दूसरे स्कैन साइकिल में ऑफ, एक स्कैन साइकिल में ऑन ऑफ, इस तरीके से काम करता है। SM0.7 जो है ये पोजीशन, मोड के पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द मोड स्विच। मोड स्विच जो है वो अगर आपका रन पोजीशन पे है तो ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ होता है। ठीक है, तो मोड का पोजीशन क्या है इस पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा है SM4.7। अगर कहीं पे भी आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी बाइट में, वर्ड में, तो क्या होगा, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ये बिट हाई हो जाएगा। ठीक है। SM5 जो है ये क्या है, तो कोई भी एरर अगर आपके इनपुट आउटपुट में आता है देन ये हाई होगा। तो सब सारे बिट के अपने अपने हैं। ठीक है, लास्ट स्कैन साइकिल जो है, ठीक है, ये शो करेगा कि लास्ट स्कैन साइकिल कितने मिली सेकेंड का है। तो ये यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो किसी भी बाइट में, वर्ड में। ठीक है, वैल्यू को मिनिमम स्कैन साइकिल जो है मिली सेकेंड में जो है ये हाई करता है। मिनिमम स्कैन साइकिल मिली सेकेंड रिकॉर्डेड, ये इसमें रिकॉर्ड होता है, आप इसको वर्चुअल बाइट पे देख सकते हैं। मैक्सिमम स्कैन टाइम इसमें शो होता है आपका। ठीक है, और ये SMB28 ये सब स्पेशल जो है आपके। ठीक है, दिस बाइट स्टोर्स द वैल्यू इंटर्ड विद एनालॉग एडजस्टमेंट 0। द वैल्यू इज अपडेटेड वंस पर स्कैन। इस पर क्या होता है कि एनालॉग एडजस्टमेंट अगर 0 होगा तो ये आपका जो है ये वैल्यू, एनालॉग वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, जो भी चेंजेज आएंगे उसको। तो अलग अलग है। द बाइट स्टोर्स द वैल्यू इंटर्ड विद एनालॉग एडजस्टमेंट 1। ठीक है, तो ये सारी इसकी कहानी है। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग स्टेटस बिट है, इसमें 2 3 4 ही हैं जो रेगुलरली यूज होते हैं, बाकी सब आपकी जानकारी के लिए हैं। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए। बाइट की बात करूं तो इसमें जो बिट्स का रेंज है, बाइट जो है आपका 0 से 255 तक है।
चाहे आपका जो है मेमोरी बाइट हो या आपका वर्चुअल बाइट हो, सबका रेंज 0 से लेकर 255 तक, टोटल 256 है। वर्ड की बात करूँ तो 0 to 65535, मतलब टोटल 65536 है टोटल। और डबल वर्ड की बात करूँ तो 0 to 4294967295 है, मतलब आपका 4294967296 है टोटल नंबर्स में बात करें तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग रेंजेज हैं बिट और बाइट और वर्ड और डबल वर्ड की। ये प्रोग्रामिंग की बात करें तो इस तरीके का आपका जो है वो स्क्रीन आएगा जब आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, इसमें जो है आपके रंग होते हैं उनको नेटवर्क कहा जाता है सीमेंस में। ठीक है, ये सारे आपके विजार्ड्स हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन विजार्ड्स हैं, कम्युनिकेशन विजार्ड्स हैं, अलग अलग विजार्ड्स हैं जिसपे आप सारा कुछ देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए काफी सारे शॉर्टकट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। अब अलग अलग व्यू की बात करें तो प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि इनपुट हमने एनो लिया, सीरीज हमें यूज करना है, ट्रैकिंग टूल बार इस तरीके से आप सीरीज पैरेलल यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आप नेटवर्क को। ठीक है, ओपन नेटवर्क प्रोग्रामिंग होती है तो दूसरे एंड को क्लोज करने की जरूरत है, इसमें आउटपुट लगा दो वो ओपन रहेगा। ठीक है, नेगेटिव रेल पॉजिटिव रेल का जो ऑप्शन होता था एलन ब्रेडली या किसी दूसरे पीएलसी में वो इसमें नहीं होता, तो इस तरीके से एनओ के ऊपर एड्रेसिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग काफी सारे हैं, जैसे इनपुट है आउटपुट है हमारा। इनपुट है I0.0, अभी हमारी हमने बताया आपको कि I0.0 जो है पहला इनपुट होगा, I0.1 जो है दूसरा है, और इस तरीके से फर्स्ट कार्ड के लिए दूसरे में गया तो I1.0 I1.1, और इस तरीके से सेकेंड कार्ड ऐसे चलता रहता है। आउटपुट का Q0.0 से लेके Q0.7 तक, और फिर Q1.0 से लेके Q1.7 तक, इस तरीके से वो सात सात के पेयर्स में चलते रहते हैं। तो ये इनपुट आउटपुट की कहानी। अगर आपका ये पहला जो है कॉन्टेक्ट वो है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, ये लो होगा तो इस तरीके से शो करेगा, हाई होगा तो ऐसे आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा कि हाई है ये, ऑन स्टेटस ये है, ऑफ स्टेटस ये है इसका। एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, इनिशियली जब लो होगा ये तो आपका ये ऐसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, सिग्नल पास कर रहा होगा, वन कंडीशन में होता है, और ये जब ऑन होता है तो वो इस तरीके से होगा। आउटपुट कॉइल की बात करें तो ऑन सॉरी ऑफ के केस में ऐसा दिखाई देगा, और ऑफ के केस में ऑन के केस में ऐसा दिखाई देगा, हाई होगा तो ये ब्लू कलर के साथ करेगा। तो ये अलग अलग है, नॉर्मली क्लोज्ड आपका आउटपुट एनओ एनसी। कुछ इमीडिएट कॉन्टेक्ट देखो, इमीडिएट का क्या मतलब होता क्या है कि कभी कभी हमें ना अपना प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करना है, फील्ड में तो वो एग्जीक्यूट हो, लेकिन प्रोग्राम मेमोरी में जो है, प्रोग्राम रजिस्टर रजिस्टर मेमोरी में वो सेव होना जरूर, उसका प्रोसेसर इमेज जो है वो क्रिएट ना हो, बट एग्जीक्यूट हो जाए हमें। तो उसके लिए हम अगर मैं नहीं चाहता कि इमेज क्रिएट हो, प्रोसेसर इमेज सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट हो, मतलब फील्ड में तो अपडेट होगा फिजिकल वेरिएबल के साथ, फिजिकल वर्ल्ड से तो कनेक्टेड है, लेकिन पीएलसी प्रोसेसर इमेज नहीं क्रिएट करे, वो प्रोग्राम इमेज जो है वो क्रिएट ना हो, इस आउटपुट का स्टेटस का जो है वो स्टोर ना हो पीएलसी में। ठीक है, तो इसके लिए हम नॉर्मली ओपन इमीडिएट, नॉर्मली क्लोज्ड इमीडिएट, और नॉर्मली आउटपुट इमीडिएट यूज करते हैं। ये इनका बिहेवियर बिल्कुल इनपुट और आउटपुट की तरह ही है जो हमने अभी अभी देखा, एनओ एनसी और आउटपुट कॉइल, बट इसमें क्या है, इमीडिएट वर्ड यूज हुआ है, मींस कि ये जो है प्रोसेसर इमेज क्रिएट नहीं करता, ये सेव नहीं होगा, इसका जो स्टेटस होगा वो पीएलसी में सेव नहीं होगा, ये फील्ड में एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली टू द फील्ड। ऑफ के केस में ऐसा दिखेगा एनसी, सेम जो अभी हमने देखा है। और नॉट कमांड की बात करें तो ये रिवर्स है, इनवर्स कमांड है। जब ये लो होगा तो आप देख सकते हैं, हाँ, कि जब इनपुट लो है तो नॉट कमांड ने आउटपुट को हाई कराया हुआ है, और जब इनपुट हाई है तो नॉट कमांड ने आउटपुट को लो कराया हुआ, बिल्कुल अपोजिट। सेट रीसेट जो है इमीडिएट है, तो ये सेट करा देता है, ये लैच कराता है, बट सेम अभी अभी हमने डिस्कस किया, इमीडिएट में ये प्रोसेस इमेज जो है उसको स्टोर नहीं करता प्रोसेसर में, ये आउटपुट को डायरेक्टली पास करता है, मतलब आपका प्रोसेस इसका जो स्टेटस है ये अपडेट नहीं होगा, ये लैच करा देगा डायरेक्टली आउटपुट को, जो फील्ड आउटपुट होगा। ठीक है, ये आपको अनलैच करा देगा, तो सेट और रीसेट कमांड है अलग अलग। वैसे ही नॉर्मल सेट कमांड है, इसका इमेज क्रिएट होता है और स्टोर होता है स्टेटस जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी। जैसे ही सेट हुआ आपका आउटपुट हाई हो जाएगा, और जैसे ही आप रिसेट कमांड यूज किया हमने तो रिसेट कर देगा स्टेटस को।
वैसे ही पॉजिटिव ट्रांजिशन एक प्रोग्राम साइकिल के लिए अगर पल्स मुझे सिर्फ पास करना हो तो हम पॉजिटिव ट्रांजिशन की बात करते हैं, पॉजिटिव एज भी कहते हैं। और अगर एक नेगेटिव साइकिल मतलब आपको राइजिंग एज और फॉलिंग एज की बात करें तो ये राइजिंग एज के लिए यूज होता है एक जो है प्रोग्राम साइकिल के लिए, और ये फॉलिंग एज के बाद एक प्रोग्राम साइकिल के लिए हाई होगा। तो एक पल्स सा क्रिएट होता है, यहाँ देख सकते हैं व्हेन बटन इज रिलीज्ड, हाँ ठीक है, और व्हेन बटन इज प्रेस्ड। तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रांजिशन और नेगेटिव ट्रांजिशन। फिर सेट रीसेट डोमिनेट बाय स्टेबल, इसमें सेट रीसेट और रीसेट सेट दोनों डोमिनेट, मतलब कि अगर मुझे जो है डोमिनेट करना है, दोनों अवेलेबल है मेरे पास, तो सेट रीसेट में अगर एक बार आपने इस ब्लॉक को सेट कर दिया तो फिर आप रीसेट नहीं कर सकते, और इसमें पहले सेट को प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर इसमें क्या है, रीसेट को अगर एक बार ये रीसेट हो गया आप देख सकते हो कि उसके बाद आप कुछ भी कर लो तो आप फिर से इसे सेट नहीं कर सकते। तो ये है ब्लॉक, बाई स्टेबल ब्लॉक होते हैं। टाइमर की बात करूं तो अभी अभी आपको बताया था कि टाइमर की जो है एड्रेसिंग क्या होती है। तो अलग अलग टाइमर्स हैं, इस तरीके से इसका ऐसा ब्लॉक दिखेगा, यहाँ पे आप प्रीसेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, यहाँ आप टाइमर की एड्रेसिंग लिखते हैं। तीन तरीके के टाइमर होते हैं, टी ऑन, टी ऑफ और रिटेंटिव, TONR। ठीक है, तो आपका ऑन टाइमर डिले, ऑफ डिले टाइमर और रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो ये तीन तरीके के टाइमर होंगे। जो TONR है इसमें मैक्सिमम आपका 32 और 767 ये रेंज होता है, जीरो से लेके इतना। ठीक है, जो टाइमर है आप 1 मिली सेकेंड बेस में आपका T02 तक 64 है। तो ये सारा रेंज अभी अभी हमने डिस्कस किया है। ऑन ऑफ में जो है ये आपका 32 और 96 है, 33 से 36 है। तो इस तरीके से हम टाइमर सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखते हैं कि उसका टाइम बेस क्या है, और जो भी टाइम बेस होगा उसको 1000 से डिवाइड कर, अगर सेकेंड में मुझे चाहिए तो 1000 को उससे डिवाइड करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रीसेट ले रहे हैं। तो ये जो है सारा टाइम में आपका प्रीसेट लिखते समय ध्यान रखना है। ऑफ डिले टाइमर की बात करें, सेम अभी अभी देखा हमने इसी तरीके का होता है, बस यहाँ पे टी ऑफ लिखा हुआ आएगा ब्लॉक। बाकी जब अभी जो इसके नेक्स्ट वीडियोज में मैं प्रोग्राम डालूंगा टाइमर्स के या बेसिक इंस्ट्रक्शंस के, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये इसका डन जो है, जब व्हेन टाइमर गेट्स डन, टाइमर का आउटपुट है ये कि जब एक्यूमुलेटर जो टाइमर का जो करेंट स्टेटस है वो प्रीसेट को रीच कर लेगा। एक्यूमुलेटर वर्ड आप समझते होंगे, अगर आपने पीएलसी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर लेगा या टाइमर का करंट स्टेटस प्रीसेट को रीच कर लेगा, उसके बाद ये टाइमर का आउटपुट हाई हो जाता है। सिम रिटेंटिव टाइमर क्या है, ये एक्चुअली ऑन टाइमर, सॉरी, ये ऑफ टाइमर का डीएन है। जैसे सिग्नल मिलता है ये हाई होता है। ऑन टाइमर का जो डीएन था वो आपका जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा, इसका जो डीएन बिट है वो जैसे सिग्नल मिलेगा आउटपुट हाई होगा, और जब आपका सिग्नल ऑफ होगा देन ये हाई होगा। कब तक, जब तक कि आपका टाइमर रन कर रहा है, और टाइमर सिग्नल ऑफ होने के बाद काम करेगा। ऑन टाइमर का क्या होता है, सिग्नल जैसे ही मिला टाइमर स्टार्ट हो गया। तो ऑन टाइमर ऑन कंडीशन में काम करता है। बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ऑन टाइमर जो है वो ऑन कराता है आउटपुट को, ऑफ टाइमर जो है वो ऑफ कराता है, नहीं। ऑन टाइमर जो है वो ऑन कंडीशन में डिले प्रोवाइड करता है, ऑफ टाइमर जो है वो ऑफ कंडीशन में डिले प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेम रिटेंटिव टाइमर की बात करें तो ये भी ऑन टाइमर ही होता है। तो फिर अलग क्या है इसमें, ये स्टेटस को होल्ड करता है। ऑन टाइमर की प्रॉपर्टी होती है जैसे सिग्नल लो होता है ये रीसेट हो जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड सिग्नल लो होगा तो ये रीसेट हो जाता है, बट रिटेंटिव टाइमर में ऐसा नहीं होता। रिटेंटिव टाइमर में क्या होता है कि अगर सिग्नल लो भी हो रहा है तो ये स्टेटस को होल्ड करता है, मतलब जो इसका करंट स्टेटस है टाइमर का, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो एक्यूमुलेटर है इसका, इसको ये होल्ड करता है। ठीक है, फिर अगली बार आप रन कराओगे तो वो आगे चलता है। तो इसमें आपको सेट रीसेट कॉइल यूज करने। काउंटर्स की बात करें तो जैसे हमने दूसरे पीएलसीज में देखा है, यहाँ भी काउंटर्स जो है अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर, ये तीन तरीके के काउंटर अवेलेबल है। अप काउंटर जो है वो फॉरवर्ड इंक्रीमेंट करता है, डाउन काउंटर जो है वो रिवर्स काउंटिंग करता है। ठीक है, और काउंटर किस लिए यूज होते हैं, पल्स मेजरमेंट के लिए। तो काउंटर के सेक्शन में हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल आप समझो कि जो भी पल्स होता है, पल्स मेजरमेंट के लिए हम लोग काउंटर का यूज करते हैं। हार्डवेयर काउंटर से मार्केट में अवेलेबल है, बट पीएलसी में जो हमारा कंट्रोलर है उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर काउंटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अप काउंटर है, ये अपवर्ड काउंटिंग करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग करेगा, और ये डाउनवर्ड काउंटिंग करेगा, डाउन काउंटर हमारा। और अप डाउन काउंटर्स पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
ये अपवर्ड भी काउंटिंग करेगा और डाउनवर्ड ही करेगा। इसका जो आउटपुट है अप डाउन काउंटर का, जब जो काउंटर का करंट स्टेटस है वो प्रीसेट को रीच कर जाएगा तब हाई होता है। डाउन काउंटर में काउंटर का जो करंट स्टेटस है वो जब जीरो को रीच करता है तब हाई होता है, और अप काउंटर में जब काउंटर का करंट स्टेटस जो है वो प्रीसेट को रीच करता है तो हाई होता है इसका। ठीक है, तो ये अलग अलग है, बाकी इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं हम लोग, बट फिलहाल हमें इंस्ट्रक्शंस का आइडिया लेना है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कमांड है कि जैसे ही ये हाई होगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के, आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव ट्रांजिशन है, ये नेगेटिव ट्रांजिशन है, मतलब एक फ्रैक्शन, एक प्रोग्राम साइकिल के लिए भी पल्स आएगा तो ये क्या करेगा, खुद में वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 1 से। जो भी इनपुट है जैसे ही ये हाई हुआ ये वैल्यू को डिक्रीज कर देगा 1 से बाइट में। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ ले रहे हो ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मूव कमांड की बात करें, एक्चुअली ये मूव वर्ड तो जरूर यूज किया है, बट मूव कमांड एक्चुअल मूव नहीं करता, ये कॉपी करता है, कॉपी करके पेस्ट करता है। आप देखिए मूव का मतलब होता है कि प्रीवियस अपनी वैल्यू को खत्म करना, बट यहाँ ये कॉपी है। जो भी वैल्यू आप इनपुट पे लेंगे वो आउटपुट में मूव हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये सिग्नल हाई हुआ, रंग ट्रू हुआ आपका, वैसे ही आपका जो ये 46 वैल्यू था यहाँ मूव हो गया है। तो जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, वैसे मूव कमांड क्या करता है, अपनी वैल्यू को दूसरे में कॉपी कर देता है। अब कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं, अर्थमेटिक कमांड्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है, अर्थमेटिक कमांड है, जैसे एडिशन है, दो वैल्यू ऐड हो, इस तरीके से है एडिशन। इंटीजर हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यूज है, जो इनपुट में वैल्यूज होंगे वो ऐड करके आपके आउटपुट में मिल जाएगा। कब, जब इनपुट हाई होगा। सेम सब्ट्रैक्शन है आपका, दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करके आउटपुट यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो है सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, इस तरीके से काम होता है। अब आता है ब्लॉक का। ठीक है, ब्लॉक मूव कमांड एक साथ में कितने कर सकता हूँ, तो यहाँ नंबर जितने लोग, मान लो आपने VV0 लिया और VV15 आउटपुट है, तो VV0 और यहाँ आपने नंबर्स डाल दिया 4। 4 मीन्स कि जीरो के बाद जो चार में इनपुट होंगे, 0 1 2 3, ठीक है, ये चार इनपुट को जो है आउटपुट जो हमने लिया है 15, तो 15 के बाद 16 17 18, और 15 तो इंक्लूडेड है, तो 18 इसमें ये क्या करेगा, मूव करा देगा। मूव मीन्स अभी अभी बताया आपको कि जो भी वैल्यूज होंगे वो कॉपी करेंगे। तो यहाँ चार अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो चारों ब्लॉक्स के डेटा को कॉपी करेंगे। जैसे इससे रिलेटेड इनपुट ट्रू होगा, ये जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ 5 10 15 20 हैं, इसको ये मूव करा देगा VV15 16 17 और 18 में। आप यहाँ देखें 5 10 15 20 सेम डेटा मूव हो जाएगा। तो एक साथ आप यहाँ जितने भी नंबर लेंगे उतने बाइट में, उतने वर्ड में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बाइट है तो बाइट में करेंगे, अगर वर्ड वाला एग्जीक्यूशन होगा तो वर्ड में। मूव बाइट इमीडिएट रीड, अब ये क्या होता है कि मूव बाइट इमीडिएट, जैसा कि पहले बताया आपको कि ये क्या होगा, ये डेटा को पास तो करेगा, मूव करेगा ये भी, बट क्या करेगा ये, फील्ड के फिजिकल डेटा को वर्चुअल डेटा में पास करेगा। आप यहाँ देखें इनपुट जो है वो फिजिकल है और आउटपुट जो है वो वर्चुअल है, और प्रोसेसर इमेज जो है वो इसका स्टोर नहीं होता है। ठीक है, बट ये कॉपी करेगा। बट मूव बाइट इमीडिएट राइट में क्या होगा, उल्टा होता है बिल्कुल, कि वर्चुअल जो है इनपुट होगा और फिजिकल आउटपुट होगा हमारा। ठीक है, और इसका जो है प्रोसेसर इमेज स्टोर होता है, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमारा फिजिकल होता है। तो ये मूव बाइट इमीडिएट रीड है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट आफ्टर कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, जैसे अगर आपको इक्वल है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है अगर एक फिक्स वैल्यू से इक्वल है तो ये है ग्रेटर देन कमांड है, तो अगर एक फिक्स वैल्यू से ज्यादा है तो आउटपुट आपका एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही लेस देन, नॉट इक्वल टू, और काफी सारे कमांड्स होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे यहाँ हमने लिखा VV0 और 5, तो अगर VV0 की वैल्यू 5 के बराबर होगी तो आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। सेम अगर ग्रेटर देन 5 लिखा है तो अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे भी काफी सारे और कंपेयर ब्लॉक्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे हैं। अब जंप की बात करें, अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को ब्लॉक हो करना हो, कि मान लो दो रंग के बीच के प्रोग्राम को ब्लॉक करना हो, कि मान लो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूट ना करे, तो उसके लिए हम जंप फंक्शन है, स्किप करना हो प्रोग्राम को, ब्लॉक वर्ड थोड़ा ज्यादा हरसिंग है, स्किप करना हो कि मैं चाहूं कि इसके बाद सीधा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ठीक है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं जंप फंक्शन यूज करता हूँ। जंप और लेबल साथ में यूज होता है।
ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मेरा स्पेसिफिक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए जब सब रूटीन प्रोग्राम्स भी आते हैं तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीपी ऑटोमेशन से रिलेटेड, पीएलसी स्कैडा से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी सवाल, अगर आपकी इच्छा है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो देखना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है। तो और अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल जरूर सब्सक्राइब आप कर लें। अगर आप जो है चाहते हैं कि हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करें कि आप ये चीजें ऑफलाइन सीखें आके, जो है मैनुअली 1-to-1 ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 9225405045 एंड 9811253572। तो कंपनी है हमारी इनोबिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हमारा वेबसाइट जो है www.innobicindia.com है। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी है raj.innobic@gmail.com। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। आ, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर। ओके, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।